नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और जरूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भाजपा सरकार का विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट सेक्शन में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। बिहार में चौपट है विधि व्यवस्था, नेता को न्याय नहीं मिलता, आम आदमी तो दूर की बात, तेजस्वी। जी हां दोस्तों, बिहार में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए तेजस्वी यादव ने दरभंगा की यात्रा के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बिहार में राक्षस राज आ गया है, बिहार में यह राक्षस राम राज्य है। उन्होंने कहा कि आरजेडी के कार्यकर्ता के साथ लापरवाही बरती गई है। परिजनों ने डॉक्टर से सवाल पूछा तो उनके साथ भी गलत व्यवहार किया गया। यही नहीं, अस्पताल का सीसीटीवी कैमरा भी बंद कर दिया गया है। पुलिस के मौजूद रहने के बावजूद कार्यकर्ता और परिजनों के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। तेजस्वी ने कहा कि आरजेडी नेता को कभी कोविड पॉजिटिव तो कभी नेगेटिव बताया गया, लेकिन सच्चाई यह है कि उनकी जांच रिपोर्ट नेगेटिव है जो डीएमसीएच नहीं बता रहा है। इसके लिए आरजेडी एक बड़ा आंदोलन करेगी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कोरोना काल को देखते हुए हम कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अन्याय जहां भी होगा हम वहां आवाज उठाएंगे। कार्यकर्ता का पोस्टमार्टम तक नहीं किया गया है और आनन फानन में अंतिम संस्कार करा दिया गया है। तेजस्वी ने कहा कि आज हमारी बात एसपी से बात हुई है और मैंने कहा एसपी से बात हुई और मैंने कहा कि डीएसपी भी वहां मौजूद थे, लेकिन एसपी कहते हैं कि उनको इस बात की जानकारी नहीं थी। परिवार के लोगों से बॉन्ड भी भरवा लिया गया था। हालांकि यह मामला सवालों के घेरे में है। इस पर डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन एसपी को कोई जानकारी ही नहीं है, जो थोड़ा अजीब सा लगता है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार में विधि व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है, किसी न किसी प्रभावशाली व्यक्ति का हाथ है। जब नेता के साथ ऐसी स्थिति है और न्याय नहीं मिलता है तो आम लोगों को कहां से न्याय मिलेगा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा यह पहली घटना नहीं है, अमरेंद्र पांडे हो या और जेडीयू के विधायक जो खलासी को भी पीटते हैं। उन्होंने एसपी से डीएसपी को सस्पेंड करने की मांग की है। तेजस्वी ने कहा कि हम नेता की लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में बाढ़ से डूबे 10 जिले, 6 लाख से ज्यादा लोग हुए प्रभावित, कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर। जी हां दोस्तों, बिहार के 10 जिलों की करीब 6.36 लाख आबादी बाढ़ से प्रभावित है और 18,612 लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त जानकारी के मुताबिक प्रदेश के 10 जिलों सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण एवं खगड़िया जिले के 55 प्रखंडों के 282 पंचायतों की करीब 6.36 लाख आबादी बाढ़ से प्रभावित है। वहां से सुरक्षित निकाले गए 18,612 लोग 10 राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा कि जुलाई महीने में भारी बारिश के बावजूद सभी तटबंध सुरक्षित हैं तथा तकनीक के उपयोग और विभाग की अतिरिक्त सतर्कता के कारण तटबंध पर उत्पन्न खतरों को समय रहते टाला जा सका है। बिहार में बाढ़ के खतरे के मद्देनजर राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 21 टीमों को राज्य के विभिन्न संवेदनशील जिलों में तैनात किया गया है। एनडीआरएफ की 9वीं बटालियन के कमांडेंट विजय सिन्हा ने बताया कि बिहार राज्य आपदा प्रबंधन विभाग की मांग पर एनडीआरएफ की 21 टीमों को प्रदेश के 12 जिलों में तैनात किया गया है। इस बीच बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने दरभंगा और मधुबनी जिलों के बाढ़ प्रभावित इलाकों का बुधवार को दौरा किया। तेजस्वी ने संवाददाताओं से कहा कि यह सरकार की जिम्मेदारी है कि बाढ़ पीड़ितों के आवास एवं भोजन की व्यवस्था करें तथा बाढ़ के कारण हुए उनके नुकसान को देखते हुए उनकी आर्थिक मदद करनी चाहिए थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राम मंदिर के मुहूर्त पर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने खड़े किए सवाल, बताया अशुभ घड़ी। जी हाँ दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए की तारीख तय कर ली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को मंदिर की नींव रखेंगे। मुहूर्त के वक्त पर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती महाराज ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने भूमि पूजन के तय वक्त को अशुभ घड़ी बताया है। शंकराचार्य ने मांग की है कि मंदिर निर्माण के लिए जनता की राय ली जाए। गौरतलब है कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है। मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन की तारीख भी रामलला ट्रस्ट ने तय कर दी है। 5 अगस्त को भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता भी भेज दिया गया है, लेकिन अब जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती महाराज ने सवाल खड़े कर दिए हैं। जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती महाराज ने मंदिर के मुहूर्त के समय पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने इसे अशुभ घड़ी करार दिया है। स्वरूपानंद सरस्वती महाराज ने कहा कि हम तो राम भक्त हैं, राम मंदिर कोई भी बनाए हमें प्रसन्नता होगी, लेकिन उसके लिए उचित तिथि और शुभ मुहूर्त होना चाहिए। स्वरूपानंद सरस्वती महाराज ने ये भी कहा है कि जब रामलला का भव्य मंदिर जनता के पैसे
पैसे से ही बनना है तो जनता की राय भी ली जानी चाहिए कि मंदिर का मॉडल कैसा हो। उन्होंने ये भी मांग की है कि भगवान राम का मंदिर कंबोडिया के अंकोर वाट की तरह विशाल और भव्य बने। अयोध्या के संत इस मुद्दे पर सीधे शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती महाराज को शास्त्रार्थ की चुनौती दे रहे हैं। उनका कहना है कि हनुमान चालीसा से लेकर ऋग्वेद तक अगर स्वरूपानंद सरस्वती को सबका ज्ञान है तो यहाँ आकर सिद्ध करें कि 5 अगस्त को भूमि पूजन करना गलत है। रामलला के भव्य मंदिर के नए मॉडल की डिजाइन भी सामने आ चुकी है। इसमें कई बदलाव किए गए हैं। अब राम मंदिर 3 मंजिल का होगा जिसकी लंबाई 268 फीट और चौड़ाई 140 फीट होगी, जबकि मंदिर की ऊंचाई 161 फीट होगी। गर्भगृह, सिंह द्वार, अग्रभाग, नृत्य मंडप और रंग मंडप में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला, कहा केवल अपनी छवि बनाने में लगे हैं पीएम। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता और केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला करते हुए कहा है कि वो केवल अपनी छवि बनाने की कोशिश में जुटे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल ने अपनी वीडियो सीरीज सत्य का सफर राहुल गांधी के साथ को ट्विटर पर शेयर करते हुए ये बात कही। राहुल गांधी ने अपने इस सीरीज की तीसरी कड़ी आज जारी की है। राहुल ने इस वीडियो को जारी करते हुए ट्विटर पर लिखा, पीएम 100% अपनी छवि बनाने पर ध्यान दे रहे हैं। भारत के सभी बंधक बनाई जा चुकी संस्थाएं इसी काम को करने में व्यस्त है। एक व्यक्ति की छवि एक राष्ट्रीय विजन का विकल्प नहीं है। राहुल ने चीन के साथ भारत के निपटने का जिक्र करते हुए कहा, अगर आप उनसे निपटने के लिए मजबूत स्थिति में हैं, तभी आप काम कर पाएंगे, उनसे वो हासिल कर पाएंगे जो आपको चाहिए और यह सचमुच में किया जा सकता है। लेकिन अगर चीन ने कमजोरी पकड़ ली तो फिर गड़बड़ है। राहुल ने आगे कहा कि बगैर किसी दृष्टिकोण के चीन से नहीं निपटा जा सकता है। राहुल ने कहा, मैं केवल राष्ट्रीय दृष्टिकोण की बात नहीं कर रहा हूं, मेरा मतलब अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से है। बेल्ट एंड रोड यह धरती की प्रकृति को बदलने का प्रयास है। भारत को वैश्विक दृष्टिकोण अपनाना होगा। भारत को अब विचार बनाना होगा और वो भी वैश्विक विचार। दरअसल बड़े स्तर पर सोचने से ये भारत की रक्षा की जा सकती है। राहुल ने कहा कि भारत को चीन से सीमा विवाद को खत्म करने के लिए अपना तरीका बदलना होगा। राहुल ने कहा, हमें अपनी सोच बदलनी होगी। इस जगह हम चौराहे पर खड़े हैं, हम एक तरफ जाते हैं तो बड़ी भूमिका में आएंगे, अगर दूसरी तरफ चले गए तो अप्रासंगिक हो जाएंगे। इसलिए मैं चिंतित हूं कि एक बड़ा अवसर गंवाया जा रहा है, क्योंकि दूर की नहीं सोच रहे हैं, बड़े स्तर पर नहीं सोच रहे हैं। राहुल ने आगे कहा, हम आपस में लड़ रहे हैं, जरा राजनीति की ओर देखिए, दिन भर सारा दिन भारतीय आपस में लड़ रहे हैं। मैं जानता हूं कि प्रधानमंत्री मेरे प्रतिद्वंदी हैं और इसलिए मेरी जिम्मेदारी उनसे सवाल पूछने की है। मेरा दायित्व है कि मैं प्रश्न पूछता रहूं और दबाव डालूं ताकि वो काम करें। गौरतलब है कि इससे पहले राहुल गांधी ने अपनी वीडियो सीरीज की दूसरी कड़ी में आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता में आने के लिए अपनी एक फर्जी मजबूत व्यक्ति की छवि तैयार की थी और यही अब यह भारत की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में कानून से ज्यादा बना दिए मंत्री, सुप्रीम कोर्ट ने शिवराज सरकार से मांगा जवाब। जी हां दोस्तों, उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश में आनुपातिक दृष्टि से अधिक मंत्री बनाए जाने के मामले में राज्य की शिवराज सिंह सरकार से बुधवार को जवाब तलब किया। मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति बी रमा सुब्रमण्यम की खंडपीठ ने राज्य विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एवं कांग्रेस नेता एनपी प्रजापति की याचिका पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं उनकी सरकार को नोटिस जारी करके जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। श्री प्रजापति की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, विवेक तनखा और वकील वरुण तनखा एवं सुमीर सोढ़ी ने दलीलें दी कि मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल में 28 नए मंत्रियों को शामिल किया जाना संविधान के अनुच्छेद 164(1)(a) का उल्लंघन है। यह अनुच्छेद कहता है कि किसी राज्य सरकार में मंत्रियों की संख्या वहां की विधानसभा में सदस्यों की संख्या की 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। न्यायालय ने इस मामले में नोटिस जारी किए। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद में अब मुख्यमंत्री समेत 34 मंत्री हो गए हैं, जबकि अनुच्छेद 164(1)(a) के प्रावधानों के तहत राज्य में अधिक से अधिक 31 मंत्री ही होने चाहिए। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने में नहीं छिपाने में रुचि, प्रियंका। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कोरोना काल में स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रुचि इन हालातों को सुधारने में नहीं, इन्हें छिपाने में है। प्रियंका गांधी ने गुरुवार को ट्विटर पर एक अस्पताल में भरे पानी में काम कर रहे लोगों का एक वीडियो अपलोड किया और लिखा कि कोरोना काल में स्वास्थ्य सुविधाएं चाक चौबंद होनी चाहिए, मगर महोबा के महिला अस्पताल का ये हाल है। आपने बरेली, गोरखपुर के अस्पतालों में भी अव्यवस्थाएं देखी। लखनऊ में स्वास्थ्य सुविधाओं के ऊपर बयान देने वाले सीएम की रुचि इन हालातों को सुधारने में नहीं, इन्हें छिपाने में है। इससे पहले उन्होंने लिखा था कि यूपी के 2 प्रमुख नगरों लखनऊ और गोरखपुर के सरकारी अस्पतालों में बेड फुल हो जाने की खबरें हैं। कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और अस्पतालों की ये स्थिति चिंताजनक है। 3 महीने पहले सरकार के समक्ष उठाई गई चिंताएं आज हकीकत के रूप में सामने आ रही है। दरअसल
महोबा जिले में मंगलवार को ही मूसलाधार बारिश की वजह से महोबा का जिला अस्पताल टापू में तब्दील हो गया था। पूरे अस्पताल में लबालब पानी भरा था। जिला अस्पताल में तैनात के डॉक्टर रोहित सोरकर ने बताया कि अस्पताल में जल भराव की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि बरसात के बंद होने के बाद तुरंत पानी को निकाल दिया गया, साथ ही पूरे परिसर को सैनिटाइज करवाया गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा की नफरत फैलाने की रीति नीति के बुरे नतीजे आने लगे, अखिलेश। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा की नफरत फैलाने और असहिष्णुता को बढ़ावा देने की रीति नीति के बुरे नतीजे अब सामने आने लगे हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण से बाहर है। अखिलेश ने बुधवार को जारी अपने बयान में कहा कि भाजपा सरकार जब से उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ हुई है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर लगातार हिंसक हमले होने लगे हैं। प्रदेश की जनता सकते में है। सपा प्रमुख ने कहा, भाजपा की नफरत फैलाने की रीति नीति के बुरे नतीजे अब सामने आने लगे हैं। उन्होंने कहा कि सच लिखने वाले पत्रकारों पर खनन माफिया और भू माफिया तो अपनी ताकत दिखाते ही रहे हैं, अब स्थानीय अपराधी भी बेखौफ हो रहे हैं। स्वयं पुलिसकर्मी भी उनके साथी बन जाते हैं। ऐसे में न्याय पाने के लिए जनता कहां जाए। सपा मुखिया ने कहा कि गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी को बदमाशों ने इसलिए क्योंकि उसने भांजी से छेड़छाड़ के मामले की शिकायत पुलिस से की थी। पुलिस ने कुछ किया नहीं, उल्टे उन्हें ही शिकायत करने की सजा मिल गई। फिर तो बदमाशों की हिम्मत बढ़ेगी ही। पुलिस ने अगर समय पर कार्रवाई की होती तो पत्रकार की जान नहीं जाती। अखिलेश ने कहा कि सपा पत्रकार के आश्रितों को 25 लाख रुपए भाजपा सरकार द्वारा दिए जाने की मांग करती है। इनके पीड़ित परिवारजनों के प्रति सहानुभूति में समाजवादी पार्टी ने 2 लाख रुपए की मदद की है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, सोमवार तक सस्पेंस। जी हां दोस्तों, राजस्थान के बर्खास्त उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित कांग्रेस के 19 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई 24 जुलाई तक रोकने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को सुनवाई कर रहा है। जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस BR गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ इस याचिका पर सुनवाई कर रही है। जोशी की इस याचिका पर पायलट खेमे ने कैविएट दाखिल कर कहा है कि बिना उनका पक्ष सुने कोई फैसला न किया जाए। जस्टिस अरुण मिश्रा की सुप्रीम कोर्ट बेंच ने राजस्थान के स्पीकर सीपी जोशी के राजस्थान हाईकोर्ट की कार्रवाई को रोकने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। अब इस मामले की सुनवाई सोमवार को होगी। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने स्पीकर पर सवाल उठाया और पूछा, अगर अध्यक्ष खुद से 2 बार असहमत हो सकते हैं तो वह 24 घंटे तक इंतजार क्यों नहीं कर सकते। राजस्थान हाईकोर्ट के समक्ष सिब्बल के आगे की कार्रवाई पर रोक के अनुरोध पर शीर्ष अदालत का कहना है कि ये लोकतंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत गंभीर मुद्दे हैं। सुप्रीम कोर्ट इसे सुनना चाहता है और कल मामले पर सुनवाई जारी रहेगा। शीर्ष अदालत ने कपिल सिब्बल से कहा कि मामले की सुनवाई होने दें, आपके सवालों के लिए लंबी सुनवाई की जरूरत है। सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट के आदेश को निलंबित करने के लिए कहा, लेकिन अदालत का कहना है कि इसकी जांच की जरूरत है। इसके बाद सिब्बल ने शीर्ष अदालत से हाईकोर्ट की याचिका को सुप्रीम कोर्ट स्थानांतरित करने के लिए कहा, लेकिन अदालत ने कहा यह अभी नहीं हो सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अगले 2 दिन खतरा, IMD की चेतावनी, देश के इन हिस्सों में भारी बारिश के आसार। जी हां दोस्तों, मानसून ने पूरे भारत को गीला कर दिया है। हाँ, यह अलग बात है कि इस बार राजस्थान में कम बारिश हुई है या नहीं, लेकिन उत्तर भारत में बारिश जारी है। मौसम विभाग के अनुसार 23 जुलाई तक उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश होगी। मौसम विभाग ने दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में अगले 2 दिनों में भारी बारिश होने की संभावना है। पिछले 3 दिनों से देश के अधिकांश राज्यों में बारिश का दौर जारी है। राजधानी दिल्ली सहित उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में लगातार हो रही बारिश के कारण मौसम में बदलाव आया है। बारिश से न केवल उमस भरी गर्मी से राहत मिली है, बल्कि हल्की ठंड का एहसास भी हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने की उम्मीद है। आज 23 जुलाई को कई राज्यों में भारी, मध्यम और हल्की बारिश होने का अनुमान है। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार मौसम विभाग ने दिल्ली में बारिश का नारंगी अलर्ट जारी किया है। भारत के मौसम विभाग ने आज भी दिल्ली में दिन भर बारिश की भविष्यवाणी की है। इसके बाद बारिश की तीव्रता कम होने की संभावना है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कई इलाकों में बारिश की चेतावनी दी है। 23 जुलाई को भिवानी, जिंद, कैथल, सोनीपत, बागपत, मेरठ, नूह, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद, हापुड़, बिजनौर, चांदपुर, मुरादाबाद, शामली, गुरुग्राम, रोहतक, कुरुक्षेत्र, करनाल और आसपास के क्षेत्रों में गरज के साथ बारिश होने के आसार हैं। अगले कुछ घंटों में बारिश के साथ तेज हवा चलने के आसार हैं। मौसम विभाग ने आज भी बारिश के साथ गरज के साथ बौछारें पड़ने का अलर्ट जारी किया है। लगातार हो रही बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं।
सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। बिहार में बाढ़ से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 16 टीमों को राज्य के विभिन्न जिलों में तैनात किया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी में शामिल होने के 24 घंटे के अंदर ही भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व खिलाड़ी ने राजनीति छोड़ी। जी हां दोस्तों, बीजेपी में शामिल होने के एक दिन बाद भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व खिलाड़ी मेहताब हुसैन ने बुधवार को कहा कि वह किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हैं। कोलकाता मैदान में मिडफील्ड जनरल के नाम से मशहूर हुसैन ने कहा कि राजनीति छोड़ने का फैसला व्यक्तिगत है, क्योंकि वह राजनीतिक दल में शामिल होने के अचानक लिए गए फैसले से अपने परिवार और शुभचिंतकों को हुई पीड़ा से व्यथित हैं। ईस्ट बंगाल के पूर्व कप्तान को भाजपा की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष द्वारा मंगलवार को मुरलीधर सेन लेन स्थित दफ्तर में भारत माता की जय के नारों के बीच भाजपा का झंडा थमाया गया था। हुसैन ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा, आज से मैं किसी भी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ा हूं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने गए तेजस्वी बोले, घेर पर हम बिहार में चुनाव नहीं होने देंगे। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कोरोना काल में चुनाव न कराने की लगातार अपील कर रहे हैं। बुधवार को वो उत्तर बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे थे। मधुबनी में उन्होंने कहा कि घेर पर हम चुनाव नहीं होने देंगे। लोकतंत्र में लोक ही नहीं रहेगा तो तंत्र का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने इससे पहले चुनाव आयोग को पत्र लिखकर चुनाव को टालने की अपील की थी। इस साल अक्टूबर नवंबर के महीने में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। हालांकि अभी तक इसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। बुधवार को तेजस्वी यादव मधुबनी में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे थे। यहाँ पर न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार की स्थिति भयावह और नाजुक है। गाँव के गाँव बाढ़ से ग्रस्त हैं। हम चुनाव आयोग से निवेदन करते हैं कि वो इस पर विचार करें। तेजस्वी ने कहा, हमारी पहली प्राथमिकता है जान बचाना, क्योंकि जान है तो जहान है। लोकतंत्र में लोक नहीं रहेगा तो तंत्र का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आप चाहते हो कि लोग वोट करने आए और सीधे शमशान घाट जाएं। लाशों की ढेर पर हम चुनाव नहीं होने देंगे। बाढ़ के कारण जो फिलहाल हालत है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग तो छोड़ दीजिए, लोगों को जान बचाने में मुश्किल आ रही है। नीतीश की अंतरात्मा बंगाल की खाड़ी में डूब रही है। इस दौरान तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, बिहार बाढ़ में डूब गया और नीतीश जी के आंख के आंसू सूख गए। नीतीश जी यहाँ नहीं आएंगे, लेकिन 7 तारीख को अपनी कुर्सी बचाने के लिए वर्चुअल रैली अटेंड करेंगे। नीतीश कुमार जी की इंसानियत खत्म हो गई है और अंतरात्मा बंगाल की खाड़ी में डूब रही है। मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगने के सवाल पर तेजस्वी ने कहा कि अगर उनमें थोड़ी भी शर्म बची होती तो वो अब तक इस्तीफा दे दिए होते। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार बेदहाल, आरजेडी सांसद ने नीतीश सरकार को फेल बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र, कही ये बात। जी हां दोस्तों, बिहार दोहरी आपदा के एक साथ झेल रहा है। एक तरफ कोरोना का संक्रमण सामुदायिक विस्तार की ओर अग्रसर है तो दूसरी ओर कई जिलों में बाढ़ तबाही मचा रही है। हालांकि सरकार का दावा है कि दोनों ही मामलों को वह गंभीरता के साथ निपट रही है, लेकिन शासन के दावों पर विपक्ष को भरोसा नहीं है। यही वजह है कि बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी नीतीश सरकार पर लगातार हमलावर है और कुव्यवस्था को उजागर करते हुए लगातार कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करती रही है। इसी क्रम में प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बुधवार को मिथिलांचल में बाढ़ग्रस्त इलाकों के दौरे पर गए तो दिल्ली में आरजेडी के सांसद मनोज झा ने पीएम मोदी को बिहार की बेदहाल स्थिति पर एक पत्र लिखा। इसमें आरजेडी सांसद ने प्रधानमंत्री मोदी को बिहार में कोरोना और बाढ़ से दोहरी मार की जानकारी देते हुए तत्काल केंद्र सरकार की पहल की उम्मीद जताई। आरजेडी सांसद ने अपने पत्र में लिखा कि बिहार में नाजुक स्थिति है, एक तरफ बाढ़ तो दूसरी तरफ कोविड-19 की आपदा ने बिहार राज्य को बुरी तरह प्रभावित किया है। उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए लिखा है कि राज्य की राजधानी पटना सहित अन्य जिलों में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। पटना में हर दूसरे जांच में संक्रमण की खबर है, पर जांच भी नहीं हो रही है। उन्होंने स्वास्थ्य विशेषज्ञों के हवाले से आशंका जताई कि कोरोना के जितने मामले दर्ज किए गए हैं, केस इससे कहीं और ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि इस सघनता के साथ जांच नहीं हो पा रही है। आरजेडी सांसद ने मुफस्सिल और जिला अस्पतालों में डॉक्टर और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के लिए पीपीई किट जैसे मूलभूत चीजों की कमी का भी जिक्र किया है। मनोज झा ने आगे लिखा कि एक तरफ जहां आम लोग कोविड-19 रमन की आशंका से परेशान थे, वहीं दूसरी तरफ बाढ़ ने कई जिलों को चपेट में ले लिया है। जान माल की क्षति का आकलन तो दूर, आपदा प्रबंधन की पहल कर्मियों का कोई संकेत अब तक नहीं देखा गया है। जहां तक कोरोना वायरस में 2 गज की दूरी चाहिए, वहां बाढ़ के प्लेग से प्रभावित एक बड़ी आबादी के पास यह विकल्प खत्म हो जाता है। उन्होंने प्रवासी मजदूरों की स्थिति का जिक्र करते हुए लिखा है कि वे अपने घरों को वापस आ तो गए हैं, पर इस महामारी और अभी की बाढ़ ने इन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। आरजेडी सांसद ने
पीएम मोदी और केंद्र सरकार से सार्थक पहल की उम्मीद करते हुए आगे लिखा कि मुझे नहीं मालूम कि बिहार सरकार ने कोविड-19 की दोहरी आपदा से लड़ने के लिए केंद्र के समक्ष क्या प्रस्ताव किया है, लेकिन कोरोना वायरस और बाढ़ के दोहरे संकट के मध्य बिहार पूरे देश के लिए सामूहिक चिंता का विषय होना चाहिए। इसी दृष्टिकोण से मैं अपने दल की ओर से आपकी सार्थक और सकारात्मक पहल की आशा में यह पत्र लिख रहा हूं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।